गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आप लोग इसका पार्ट 1 देख चुके होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या करा था, नवाए उर्दू को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। उसमें नवाए उर्दू की जो चीज़ें रह गई थी वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा गुलजार उर्दू जो है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। देखिए बेटा, हम लोग ने मीर अनीस की जो रुबाई पढ़ी थी उसमें 2 रुबाइयाँ शामिल हैं, जिसमें हमने एक के सवाल जवाब देख लिए थे, दूसरे के ये बचे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरे के हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला सवाल लिखा है कि गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा की देखूं, है ना। यानी कि मैं गुलशन में फिरूं कि सहरा को देखूं, क्या करूं, है ना। इसमें शायर की क्या मुराद है। तो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने इतनी हसीन रंग बिरंगी दुनिया बनाई है ना। कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पे बिल्कुल वीराना है, कहीं पे बाग है। तो मैं क्या क्या देखूं। अल्लाह पाक ने आंखें तो सिर्फ 2 ही दी है ना। तो इन 2 आँखों से मैं क्या क्या देखूँ। ठीक है, यहाँ आप जवाब देख पा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिए अगला सवाल जो दिया गया है उसमें लिखा है कुदरत के जलवों की कसरत ने शायर पर क्या असर डाला है। यानी अल्लाह पाक ने जो तमाम चीज़ें पैदा की हैं उन्हें देखकर शायर के जहन पर क्या हो रहा है। तो देखिए अल्लाह पाक की कुदरत देखकर, जो रंग बिरंगे जलवे हैं इन सब को देखकर शायर जो है वो हैरत में पड़ गया है ना, कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाई, इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें किस तरह से बनाई अल्लाह पाक ने। ठीक है, चलिए तो ये आपकी पहली बुक होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं पहली ही बुक में, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कुछ बता दीजिए। तो देखिए बेटा, आपसे अफसाना, गज़ल, नज़्म ये दिए जाते हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए अफसाना तो ये आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा कहीं पे भी, और यहाँ मैंने भी लिख ही दिया है सारी चीज़ें। अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको मोटे तौर पे बताएं तो अफसाना जो है वो नॉवेल से छोटा होता है। ठीक है, जब नॉवेल को मुख्तसर किया गया तो क्या पैदा हुआ, अफसाना पैदा हुआ। ठीक है, अफसाने में क्या होता है, अफसाने का अगर हम मेन तारीफ़ कहें तो यही कहेंगे कि उसके अंदर इख्तिसार पाया जाता है ना, शॉर्ट होता है वो। ठीक, इसके अलावा इसमें किसी एक टॉपिक को ही बुनियाद बनाकर पूरी बात को बयान किया जाता है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं होता है, मतलब ये हकीकत से करीब होता है। इसके जो किरदार होते हैं या इसकी जो कहानी होती है वो हमारी हकीकी ज़िंदगी से ही ली जाती है ना। कोई ऐसा वाक़या जो अदीब है उसके सामने गुज़रा और उसको मुतासिर कर गया तो वो अपनी अफसाने में उस चीज़ को पेश कर देगा। ठीक है, तो अफसाना किसे कहा जाता है, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी यहाँ आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ अहम अफसाना निगारों के नाम बताइए, तो सबसे पहले अफसाना निगार जो है वो प्रेमचंद को ही माना जाता है। तो उनका पहला अफसाना कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना। तो ये और इनका अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी अफसाना निगारों में यहाँ देखिए आपको नाम दिख ही रहे हैं। अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, सादा हसन मंटो हैं, असमत चुगताई हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, गुलाम अब्बास, कुरतुलैन हैदर, इंतज़ार हुसैन, है ना। तो इतने ढेर सारे हैं, इनके में से जो जो आपको अच्छे लगे, जिनके भी 2-4 के आप नाम याद रख सकते हैं, आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है बेटा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे। बाकी इनको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गज़ल की। मैं जैसा आपको कह रही हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो वो पहले ही अपलोड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गज़ल की। तो आपको पता है गज़ल क्या है, ये एक शेरी सिन्फ है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, 2-2 मिसरों पर बात होती है, 2 मिसरों का एक शेर होता है। ठीक, और हर 2 मिसरों में क्या होता है, यानी एक शेर में अपनी पूरी बात मुकम्मल कर ली जाती है। ठीक है, इसके लुग़वी मायने क्या होते हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है, इसके अलावा इसकी बहुत सारी हम कह सकते हैं लुग़वी मायने अलग हैं और इस्तिलाही मायने अलग हैं, जो आप चाहें वो देख सकते हैं। इस एतबार से ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं होती है, आप जितने चाहें उतने मज़ामीन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको पता है कि रदीफ़ काफ़िया होता है। ठीक है, अब रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया क्या होता है, जो रिपीटेड होता है बार बार। जैसे यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें नज़र आई, ये क्या है, ये इसका रदीफ़ है। और रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला जो लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है, काफ़िया कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा पहले शेर में होता है जो मतला होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मक्ता भी है, क्योंकि इसमें मीर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है।
ठीक है। मक्ते में क्या होता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तो पहला शेर जिसमें रदीफ काफिया दोनों होते हैं, दोनों मिसरों में होंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। ठीक है। इसके बाद 2 गज़ली, सह गज़ली, 4 गज़ली भी होती है। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये वाली बात कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में क्या होता है, हम काफिया हो, हम रदीफ हो, उन्हें मतला कहा जाता है। एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मतले होते हैं तो उसे मतला सानी, है ना, या फिर आपका दूसरा मतला, ये सारी चीज़ों के नाम से हम लोग जानते हैं उनको। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ खास बात है नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, इसे डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर हम नज़्म की बात कर लें तो देखिए नज़्म का मतलब ये होता है कि एक लड़ी में, है ना, मोती क्या होता है, माला में मोतियों को पिरोना। ठीक है। यानी एक चीज़, कोई भी एक बात तसलसल के साथ बयान करना, ये क्या कहलाता है, आपका नज़्म कहलाता है। ठीक है। तो नज़्म में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत पूरी बात की जाती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नज़्म कहते हैं। कोई भी एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। अब नज़्म के यहाँ कुछ अक़साम आपको दिए गए हैं। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म मुअर्रा क्या है। ठीक है। पाबंद नज़्म जिसमें बहर, रदीफ़, काफ़िया सब चीज़ की पाबंदी हो, वो पाबंद नज़्म है। ठीक है। नज़्म मुअर्रा, देखिए नज़्म मुअर्रा में कहते हैं जिसके तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया की पाबंदी ना हो, ये नज़्म मुअर्रा कहलाता है। ठीक है। आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं, आज़ाद नज़्म वो होती है जिसमें ना रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी हो और ना ही क्या है, तमाम मिसरे इसके बराबर हों, यानी दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अगर हम बात करें नसरी नज़्म की, तो नसरी नज़्म किसे कहते हैं, जो इसके जो सत्र होते हैं, यानी जो इसके मिसरे होते हैं, वो कैसे होते हैं, नसर जैसे होते हैं। ठीक है। तो ये था आपके नज़्म के बारे में। ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई नो हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी दूसरी बुक जो है गुलज़ारे उर्दू, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें पहले जो है आपके क्या है, अफसाने हैं, है ना। तो पहला अफसाना जो है मुंशी प्रेमचंद का है। क्या नाम है उस अफसाने का, गिल्ली डंडा। ठीक। तो अब हम लोग गिल्ली डंडा अफसाने के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, मुसन्निफ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है। तो लिखते हैं क्योंकि गिल्ली डंडा देसी खेल है। ठीक है। और ये बहुत सस्ता खेल है। दरख्त की किसी एक लकड़ी को ही तोड़ के हम गिल्ली बना लेते हैं और उसी से ही डंडा बना लेते हैं, और इसे हम बहुत आसानी से खेल सकते हैं। ठीक है। तो इसी बिना पर उन्होंने क्या कहा है कि ये खेलों का राजा है। बाकी खेल तो कहीं ना कहीं से आए हैं, तो इंडिया का जो खेल है, अपना देसी खेल जो है वो क्या है, गिल्ली डंडा है। अगले सवाल पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल लिखा हुआ है कि भाई गया के दाव से बचने के लिए ज़िला इंजीनियर ने कौन कौन सी चालें चली थी। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई गया ने जब पहली बार गिल्ली डंडा खेलना शुरू करा था तो इंजीनियर साहब के डंडे से गिल्ली लग गई थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं लगी है ना। तो गया ने भी मान लिया। दोबारा में फिर ऐसा ही हुआ तो आवाज़ भी आई टन से, तो इंजीनियर साहब ने क्या कहा, अरे भाई तुमने लगते हुए देखा है कहीं, वो तो किससे लगी है, वो जाके ईंटे से लग गई है ना। तो ये सारी उन्होंने चालें चली थी। अगले सवाल पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुसन्निफ को ये एहसास क्यों हुआ कि गया उससे जानबूझकर हार रहा है। ठीक है। तो दूसरे दिन जब इंजीनियर की फरमाइश पर गांव के मैच में गया ने अपने खेल की महारत दिखाई, तब इंजीनियर को एहसास हुआ कि भाई गया जो है कल उससे जानबूझकर हार रहा था। अगले सवाल पे आ जाइए। तो यहाँ लिखा है, अगर आप गया की जगह होते तो आपका रवैया क्या होता। तो देखिए जिस हैसियत से गया ने उसकी उसी हैसियत से अगर हम होते तो हम भी वही करते जो गया ने किया, है ना। चलिए अगले पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला जो अफसाना है वो आपका अजीम बेग चुगताई का है। ठीक है। क्या नाम है उसका, फ़कीर। ठीक। तो अब यहाँ देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है कि मुसन्निफ को फ़कीरों से क्या बुग़्ज़ था, यानी उसको क्यों फ़कीर बुरे लगते थे। ठीक है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो देखिए जवाब में लिखते हैं कि मुसन्निफ को जब भी कोई फ़कीर मिलता था तो मुसन्निफ ये देखता था कि फ़कीर मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त है ना, इसलिए मुसन्निफ को गुस्सा आता था और उसे ये लगता था कि ये तो मुझसे ज़्यादा हट्टा कट्टा है ना। तो काम धंधा नहीं मांग रहा है बल्कि क्या कर रहा है, आराम तलबी के कारण भीख मांग रहा है। ठीक है। इसीलिए उसको क्या था, बुग़्ज़ था, नफ़रत थी, किससे, फ़कीरों से। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है, मुसन्निफ को पहले फ़कीर पर रहम क्यों आया। ठीक है। पहले फ़कीर का हुलिया कैसा था। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, मुसन्निफ को पहले फ़कीर की काबिल रहम हालत देखकर उस पर रहम आ गया था। ठीक है। क्योंकि वो कैसा था, वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ था, है ना। ऐसा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। गरीब था। ठीक। आगे देखिए लिखते हैं, तीसरे सवाल में, हट्टे कट्टे फ़कीरों को देखकर मुसन्निफ की क्या हालत हुई।
ठीक है। तो हट्टे कट्टे फ़कीरों को देखकर क्या हुआ, उसको खून सूख गया, है ना। उसको लगा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो खामख़ा में धंधा बना रखा है इन लोग ने, है ना, कि बस किसी सूरत से हमें मिल जाए पैसे और हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं वो लोग मांग के, ठीक है ना। तो इसलिए मुसन्निफ़ को क्या हुआ, गुस्सा आने लगा। अगर आप जवाब देखेंगे तो जवाब में भी देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ कि जितना भी उसने खाया पिया था वो सब खून हो गया, यानी सब वेस्ट हो गया, उसे गुस्सा आने लगा, है ना, जान सूख गई। और क्या था, उसका मन कर रहा था इसका जाके मुंह नोच लूँ मैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मुसन्निफ ने जब फ़कीरों को नौकरी पेश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, फ़कीर ने मुसन्निफ से 30 रुपये माहवारा तनख्वाह मांगी, यानी 30 रुपये महीना मुझे दो, क्योंकि उसने क्या कहा था, इससे ज़्यादा तो मतलब मैं खुद ही कमा लूँगा, है ना। और ज़ाहिर सी बात है वो लोग आजकल इससे ज़्यादा कमा ही लेते हैं। और फिर बाकी उन्होंने ये भी बताया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, गाय है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ेंगी, इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। अगले चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये अली अब्बास हुसैनी का है अफसाना, ठीक है, इसे देख लेते हैं। इस अफसाने का क्या नाम है, इसका अफसाने का नाम है ICS, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ICS, पहले सवाल में कि ICS बनने के बाद वहीद में क्या क्या तब्दीली आई। देखिए जब इंसान किसी ओहदे पर पहुँच जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिंसियर हो जाता है ना, उसके अंदर संजीदगी आ जाती है, ठीक। और इसके अलावा जब वो किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है तो फिर उसका बड़े लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। अगले सवाल में देखिए लिखा है कि गांव पहुँचने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी। तो गांव पहुँचने से पहले वहीद जो था बेचारा परेशान था, वो सोच रहा था कि जो उसकी बीवी वहाँ जा रही है उनके हिसाब से पता नहीं माँ बाप ने वहाँ घर बनवाया है या नहीं बनवाया है, और बेगम को वहाँ देहात के लोग पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। तो यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल कहते हैं, पौधे एक ज़मीन से निकालकर दूसरे ज़मीन में लगा देने से अपनी नौइयत और जिन्स नहीं बदल देते, इस फ़िक़े की वजाहत कीजिए। तो देखिए इस फ़िक़े में ये बात बताई गई है कि जैसे पौधा है, अगर उसको एक ज़मीन से निकाल के दूसरी ज़मीन में लगा दिया जाए, अगर वो आम का पौधा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी ज़मीन में लगने पर वो इमली देने लगेगा या फिर बेकार ज़मीन पर लगने की वजह से वो अंगूर देने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। जो जिस चीज़ का पौधा है उसे जैसी ज़मीन मिलेगी वो पौधा उसी चीज़ का रहेगा, है ना। हो सकता है वो थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए, उसकी सेहत में फ़र्क हो जाए, लेकिन जो उसकी तमीज़ है, जो उसकी तहज़ीब है, वो वही रहेगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि हालांकि वो लोग यूरोप में पढ़ने ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, ये सब चीज़ें कैसा होता है, हिंदुस्तानी ही होता है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ बताने की कोशिश की है। अगला सवाल देखिए लिखा है, बहू बेगम के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। तो बहू बेगम के किरदार में क्या क्या खूबियाँ थीं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात इतनी सी है कि वो पढ़ी ज़रूर यूरोप में थी, लेकिन उनके अंदर जो है अभी भी मशरक़ी आदाब जो थे वो मौजूद थे, है ना। बड़ों का एहतराम करना, लोगों से किस तरह से मिलना है ना, हिंदुस्तानी कल्चर, ये सारी चीज़ें उनके अंदर बाकी थी, ठीक है। तो ये था। आप चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो देखिए अभी आपका अगला अफसाना जो है ये किसका है, कृष्णचंद का है, जिसका क्या नाम है, 2 फ्रांग लंबी सड़क, ठीक है। अगर हम इसके पहले सवाल की बात करें तो लिखा है, तांगे वाले को गोरे ने क्यों मारा। तो जवाब में देते हैं कि भाई तांगे वाला जो था वो कह रहा था कि भाई कंटोनमेंट के कितने रुपए हुए हैं, 8 रुपये हुए हैं, जबकि गोरा कह रहा था नहीं मैं तो सिर्फ 6 रुपये दूंगा। इसी बात पे उसने तांगे वाले को मारा था, ठीक है। अगला सवाल लिखते हैं, बड़े आदमी के इस्तकबाल की अफसाना निगार ने क्या झलक दिखाई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा होता है, कोई नेता या कोई और बड़ी ऊंची हस्ती, तो उसके लिए क्या होता है कि सड़कों को साफ़ कर दिया जाता है ना। उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, पेड़ वेड़ लगाए जाते हैं, झंडे वंडे लगाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो होते हैं उन्हें अच्छी सी यूनिफॉर्म में खड़ा करा जाता है, कभी झंडे दे के, कभी फूल वगैरह दे के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। इसके अलावा देखिए ये तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से नहीं है, इसलिए इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका अन्नदाता अफसाना है ये भी, ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे। इससे पहला क्वेश्चन लिखा है, ब्रह्मा ने अन्न देवता को क्या संदेश भेजा, ठीक है। तो उन्होंने संदेश ये भेजा था कि तुम्हें क्या होगा, छोटा होना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे दुनिया में जाके देखना होगा कि आदमी इस तरह से आराम से क्यों रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चत्तू जो है वो अन्न देवता से नाराज़ क्यों होता था, ठीक है। तो इसलिए रहता था क्योंकि उसे ये लगता था कि इतना भयानक काल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया है ना। और ये सब किसका किया धरा है, ये सिर्फ अन्न देवता का किया हुआ है, ठीक है। अगर अन्न देवता नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुसन्निफ ने कहानी के आखिरी हिस्से में काल का जिम्मेदार किसे ठहराया है और क्यों।
तो इसने आखिर में काल का जो ज़िम्मेदार है वो सरमायादारों को ठहराया है, जो ये अमीर लोग होते हैं और जो किसानों का क्या करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, है ना? मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। उनको उधार पैसे देते हैं, फिर उस पे भारी ब्याज चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से किसान अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो उसने किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराया है? अन्न देवता को ना ठहराकर बल्कि सरमायादारों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया था। ठीक है? चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए ये भी आपका अफ़साना है। ये किसका है? अहमद नदीम कासमी का है। ठीक है? सुल्तान इसका नाम है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहते हैं, सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता था? तो इसका जवाब है कि भाई वो दादा की नज़र बचा के भाग खेलने के लिए बाहर भाग जाता था, है ना? और ज़ेबू खाला उसे जब टोक देती थी तो दादा को पता चल जाता होगा, इसलिए उसे क्या लगता था? बुरा लगता था कि ये मुझे क्यों टोकती हैं। ठीक है? अगले सवाल पे आइए। सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था और बाद में उसके ना होने पर उसे कैसा महसूस हुआ? तो क्योंकि उसके दादा जो थे वो सख्ती से वो क्या करते थे, उसके सर को पकड़ लिया करते थे ताकि वो बाहर ना जा पाए। ठीक है? तो जब वो दादा उसके मर जाते हैं, जब वो नहीं रहते हैं, तो उसको क्या होता है, उनकी कमी बहुत महसूस होती है ना? तो पहले वो उनका आदी हो चुका होता है कि भाई दादा उस तरह से उसे पकड़ते थे। अब जब उसके दादा मर जाते हैं, नहीं होते हैं, तो उसको बहुत उनकी कमी का एहसास होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की थी? तो ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि पहले दादाजी थे, दादाजी उसे सर से पकड़ लिया करते थे, तो उसको उसकी आदत थी, है ना? अब दादाजी मर गए हैं, अब उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अपने बाबूजी से कहता है कि भाई आप थोड़ी देर मेरे सर पर हाथ रख कर चलें। ठीक है? ताकि वो दादाजी की जो कमी है उसे वो पूरा कर सके। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला जो आपका सबक है ये खाके से लिया गया है, मौलवी अब्दुल हक का खाका है, मतलब उन्होंने लिखा है गडेरिया के लाल, है ना? चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं। पहला सवाल लिखा है, मुसन्निफ़ ने नूर ख़ान को गलेरिया का लाल क्यों कहा है? ठीक है? तो यहाँ लिखा है, नूर ख़ान एक मामूली इंसान थे, मगर उनमें जो मतलब औसाफ थे, आला तरीन थे वो, है ना? तो वो क्या करते थे, वो किसी जैसे एक आला और अजीम शख्सियत में होते हैं ना, वो उनमें थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? गडेरिया का लाल कहा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, नूर ख़ान ने कमांडर ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों की और उसका क्या असर हुआ? ठीक है? तो क्यों की थी उन्होंने और उसका क्या असर हुआ था? तो देखिए इसमें जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि कमांडर ने जो उन्होंने कमांडर की शिकायत कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनके ऊपर रिपोर्ट कर दी गई थी। ठीक है? तो कोर्ट मार्शल हुआ था और उसे बाद में खान साहब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ठीक है? अगले सवाल पे आइए। अच्छा, क्यों की गई थी? तो उन्होंने उन्हें क्या कर दिया था? डिम कह दिया गया था कि तुम बिल्कुल डम हो। ठीक है? अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है, नूर ख़ान की फ़र्शनासी के किसी एक वाक़ये को अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि कौमें ऐसे ही लोगों से बनती हैं, इस जुमले की वजाहत कीजिए, है ना? तो कौमें ऐसे लोगों से ही बनती हैं जो क्या हों, मेहनती हों, ईमानदार हों, है ना? जिनके अंदर हिम्मत हो, जो गलत को गलत और सही को सही कहने की सलाहियत रखती हों, है ना? वही लोग क्या करते हैं, वही लोग कौम को बनाते हैं, उन्हीं से कौम बनती है और आगे तरक्की करती है। ठीक है? अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और आखिरी चैप्टर है। इसके बीच में ना अशरफ सुबूही का भी एक चैप्टर है। ठीक है? वो नहीं आएगा। ठीक? अब आ जाइए जिगर साहब। यहाँ पे आपका एक खाका है जिगर साहब का, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसका पहला सवाल लिखा है, खाका निगार पहली बार जिगर साहब से किस तरह मुतारिफ हुआ, यानी कब मिला, कैसे मिला? ठीक है? तो लिखते हैं कि खाका निगार लखनऊ में शौकत थानवी के मेहमान थे। ठीक है? वो सो रहे थे, अचानक जिगर साहब के शेर कान में पड़े और वो उठ बैठे। तो शौकत ने उन्हें बुलाया और तारुफ कराया कि मतलब ये कौन है, ये जिगर साहब है, जिगर मुरादाबादी। ठीक है? आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है? तो उन्होंने ये बात कही है कि वहाँ पर आपको कदम कदम पर शायर मिलेंगे, है ना? और बाज़ दानिश्वरों का ख्याल ये है कि वहाँ सोते जागते भी शेर ही कहे जाते हैं। ठीक है? यानी वहाँ पे जो शेर गोई है उसको काफ़ी फ़ौक़ियत हासिल थी। ठीक है? अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, खाका निगार ने ये क्यों कहा कि जिगर साहब की बातें गज़ल के शेर होती हैं? ठीक है? तो वो इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनका अंदाज़ बहुत बढ़िया है ना? कोई भी बात कहेंगे, जो भी गुफ्तगू का सलीक़ा है, इज़ाफ़तों के साथ कहेंगे।
ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा। अगला सवाल लिखा है जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बयान कीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह के पूछे नहीं जाते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया है। टोटल मैंने अभी तक आपके 2 पार्ट बता दिए हैं। पहले पार्ट में हमने नवाई उर्दू को डिस्कस किया था, ये सेकेंड पार्ट में हमने नवाई उर्दू की कुछ बची हुई चीज़ें उनको डिस्कस किया है और गुलजार उर्दू को पढ़ाया है। ठीक है, ये आपकी गुलजार उर्दू कंप्लीट होती है। अब हम आपको तीसरा पार्ट इसका देंगे, उसमें हम आपके साथ जो भी गज़लें हैं या जो भी आपकी नज़में हैं उनके मरकज़ी ख़याल या तशरीह जो भी है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट शोरा या अदबा है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।